यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जैसे कि आपको पता है, हम जो अपने तैयारी कर रहे हैं, जो प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, ओल्ड पेपर हम देख रहे हैं। 2012 से लेकर 23 तक के सारे पेपर हमें देखने हैं। पॉलिटिकल साइंस की हम बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट जो है हमारा पॉलिटिकल साइंस। तो 12 से 23 तक के अगर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए तो आप बुक परचेज कर सकते हैं। बुक का प्राइस 100 रुपये रखा गया है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। चलिए, आज जो हम पेपर करेंगे पॉलिटिकल साइंस का, ये हमारा पेपर 2 है, जो दिसंबर 2013 में आपका पेपर हुआ था। इसका पेपर 2 हम देख रहे हैं। चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटो की रिपब्लिक का प्रधान पात्र नहीं है? तो इसमें पूछा गया है कि जो प्लेटो की जो रिपब्लिक का जो प्रधान जो पात्र नहीं है वो क्या नहीं है। ऑप्शन ए पोलीमार्क्स, रोंग। ऑप्शन बी एडिमेंटेस, रोंग। ऑप्शन सी प्रोटोगोरस। तो इसमें पात्र जो नहीं है, देखिए ये भी आपका पहला जो दिया गया है, पहले नंबर पर क्या है आपका ऑप्शन ए में पोलीमार्क्स, ये भी आपका पात्र है। ऑप्शन बी एडिमेंटेस, ये भी पात्र है। ऑप्शन सी प्रोटोगारेस, ये आपका पात्र नहीं है। ऑप्शन डी है ग्लोकोन, ये भी पात्र है। तो जो तीनों है, ये तीनों के तीनों कैरेक्टर है इसके, किसके? प्लेटो की जो रिपब्लिक का प्रधान जो पात्र नहीं था वो था आपका प्रोटोगारेस। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जिसमें दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो सही उत्तर इसमें आपको जानना है। चलिए, सही उत्तर क्या है इसमें? सूची फर्स्ट आपको लेखक दिया गया है और सूची सेकंड में आपको पुस्तकें दी गई है। तो कौन से लेखक की कौन सी बुक है ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, सबसे पहले जो ऑथर है हमारे, सबसे पहले का है AR ब्लास्टर। तो AR जो ब्लास्टर है, इनकी जो बुक थी वो कौन सी है? डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी। इसके बाद है दूसरे जो ऑथर थे ये थे CB मैकफर्सन। तो CB मैकफर्सन की जो बुक है वो है द रियल्स वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी। इसके बाद है आपका सी है सी पेटमैन। तो सी पेटमैन, इसकी जो ऑथर है पुस्तक है ये है पार्टिसिपेशन एंड डेमोक्रेटिक थ्योरी। और डी होल्ड की जो है ये हो गए मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसका जो बना ये आपका बनता है 4, 3, 1 और 2। चलिए, अब इसके देखते हैं कौन सा सीक्वेंस आपका सही होगा। ऑप्शन बी करेक्ट है, 4, 3, 1, 2। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, मार्क्स के लेखों का आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में सही अनुक्रम आपको बताना है। क्वेश्चन थर्ड है, मार्क्स के लेखों का आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में आपको सही अनुक्रम इसमें बताना है। सही जो सीक्वेंस होगा असेंडिंग ऑर्डर इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन फर्स्ट है, पहला आपको दिया गया है कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। दूसरा पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी। तीसरा थीसिस ऑन फ्यूरबाख। चौथा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा, सीक्वेंस पूछा गया था, सबसे पहले होगा थीसिस ऑन फ्यूरबाख, इसके बाद होगा पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, देन होगा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और इसके बाद होगा कंट्रीब्यूशन टू दी क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। और इसका जो सीक्वेंस बनेगा ये बनता है 3, 2, 4 और 1। ऑप्शन इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है 3, 2, 4, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन फोर्थ में दिया गया है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन है और दूसरे को कारण आर का नाम दिया गया है। तो इसमें 2 आपको स्टेटमेंट मिलने वाली है, एक अभिकथन वाली और दूसरे कारण वाली। तो अभिकथन क्या कहता है? अभिकथन ए, व्यवहारवादियों बिहेवियरलिस्ट के लिए अस्पष्ट होने के बजाय गलत होना बेहतर था। कारण
बजाय गैर प्रासंगिक नॉन रिलेवेंटली रूप से यथार्थ होने के स्पष्ट होना बेहतर था। तो इसमें अभिकथन क्या है, सत्य है, लेकिन जो कारण है वो क्या है, इसमें असत्य आपका दिया गया है। तो अभिकथन सत्य है लेकिन जो कारण है वो क्या है, असत्य है। ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है, रॉन्ग। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, रॉन्ग। ऑप्शन सी ए असत्य है परंतु आर सत्य है, रॉन्ग। ऑप्शन डी ए सत्य है परंतु आर असत्य है, राइट। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। असर्शन जो है वो ट्रू है यानी अभिकथन, लेकिन जो कारण दिया गया ये इसका आपका असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, प्रत्येक व्यक्ति के पास न्याय पर संस्थापित अनुलंघनीयता होती है जो संपूर्ण समाज का कल्याण भी दबा नहीं सकता है, यह किसने कहा है। तो ये जो बात थी किसने कही है, ऑप्शन ए जॉन रोल्स, राइट। ऑप्शन बी रॉबर्ट नोजिक, रॉन्ग। ऑप्शन सी फ्रेडरिक हेयक, रॉन्ग। ऑप्शन डी हेबरमास, रॉन्ग। तो ये बात किसने कही थी, जॉन रोल्स ने कही है। क्वेश्चन 5th का ऑप्शन ए जॉन रोल्स राइट आंसर है। तो किसने कही थी ये बात, जॉन रोल्स ने कही है, राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th, क्वेश्चन 6th है उपयोगितावाद यानी यूटिलिटेरिज्म का जो संस्थापक था वो कौन था। तो संस्थापक इसमें पूछा गया है यूटिलिटेरियनिज्म का। तो ऑप्शन ए वेधम, राइट। ऑप्शन बी जेम्स मिल, रॉन्ग। ऑप्शन सी डेविड ह्यूम, रॉन्ग। ऑप्शन सी प्रिस्टले, रॉन्ग। तो कौन है, वेधम। तो इसका राइट आंसर जो संस्थापक थे वो कौन थे, वेधम थे। ऑप्शन ए राइट आंसर है, वेधम इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, निम्नलिखित में से कौन सा लेख माओ द्वारा नहीं लिखा गया है। तो वो लेख इसमें पूछा गया है कि वो लेख कौन सा था जो माओ के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो जो 3 लेख इसमें आपके दिए गए हैं जो माओ के द्वारा लिखे गए हैं, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो माओ के द्वारा नहीं लिखा गया है। ऑप्शन ए ऑन न्यू डेमोक्रेसी, राइट। ऑप्शन बी ऑन कोएलिशन गवर्नमेंट, ये भी किसके द्वारा, माओ के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन सी है पीपुल्स वार, ये भी जो माओ के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन डी है ओन पीपुल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप, ये आपका रॉन्ग। तो ये किसके द्वारा, ओन पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप जो है ये किसके द्वारा नहीं लिखा गया है, माओ के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, ओन पीपुल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे। जो गांधी जी है वो पूछा गया है कि वो दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे। तो क्या रीज़न था, किस वजह से जो गांधी जी थे वे दक्षिण अफ्रीका गए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के नियंत्रण पर, रॉन्ग। ऑप्शन बी बार एंड लॉ में पढ़ने के लिए, रॉन्ग। ऑप्शन सी गुजराती व्यापार का केस लड़ने के लिए, राइट। ऑप्शन डी परिवार के साथ दक्षिण अफ्रीका घूमने के लिए, रॉन्ग। तो वे क्यों गए थे, गुजराती जो व्यापार का जो केस था उसे लड़ने के लिए वे अफ्रीका गए थे, यानी साउथ अफ्रीका में वे क्यों गए थे, साउथ अफ्रीका में वे गए थे गुजराती व्यापारी का एक केस था उसे लड़ने के लिए वे वहाँ पर गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मैक्सिकन सोशलिस्ट वर्कर्स जिसका बाद में नाम मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी किया गया किसने संस्थापित की थी। तो किसने ये संस्थापित की थी। ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, रॉन्ग। ऑप्शन बी BR अम्बेडकर, रॉन्ग। ऑप्शन सी MN रॉय, राइट। ऑप्शन डी लेनिन, रॉन्ग। राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन सी राइट है, MN रॉय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो मैक्सिकन सोशलिस्ट जो वर्कर्स था जिसका बाद में क्या नाम हुआ, मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी किया गया था, इसे जो संस्थापित किया था वो MN रॉय ने संस्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10,
लॉर्ड मिंटो ने सर्वाधिक खतरनाक व्यक्ति के रूप में किसका वर्णन किया था? तो जो लॉर्ड मिंटो थे उन्होंने सर्वाधिक जो खतरनाक व्यक्ति था उसके रूप में पूछा गया है कि किसका वर्णन किया था, किसकी बातें बोली गई। ऑप्शन ए है वीजी तिलक, रॉन्ग। ऑप्शन बी अरविंद घोष, राइट। ऑप्शन सी गांधी जी, रॉन्ग। ऑप्शन डी सरदार पटेल, रॉन्ग। तो किसकी बात? अरविंद घोष की बात, यानी जो वर्णन किया था वो किसका वर्णन किया है? अरविंद घोष का वर्णन किया था। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी राइट है, अरविंद घोष इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें पूछा गया 11 में AFK आर्गेस्की द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक विकास की निम्नलिखित अवस्थाओं का आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। तो इसे आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, अरेंज करना है। इसमें नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का भी चयन करना होगा। तो सबसे पहले दिया गया है, पहला है आदिम राष्ट्रीय एकीकरण, दूसरा प्रचुरता, तीसरा है औद्योगिकीकरण, चौथा है राष्ट्रीय कल्याण। ये आपको 4 दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? आदिम राष्ट्रीय एकीकरण होगा, इसके बाद आएगा औद्योगिकरण और इसके बाद आएगा राष्ट्रीय कल्याण। राष्ट्रीय कल्याण के बाद आएगा प्रचुरता। तो इसका जो सीक्वेंस बना ये बनता है फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और सेकंड, पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा इसका सीक्वेंस बनेगा। ऑप्शन ए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, रॉन्ग। ऑप्शन बी पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा, रॉन्ग। ऑप्शन सी पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा, राइट। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी करेक्ट है, पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। निम्नलिखित में से किसने आभासी या कृत्रिम प्रेशर ग्रुप्स के बारे में बात की है? तो कृत्रिम जो प्रेशर ग्रुप्स के बारे में किसने बात की थी? ऑप्शन ए जॉन ब्लोंडल, रॉन्ग। ऑप्शन बी आलमंड, रॉन्ग। ऑप्शन सी मोरिस ड्यूवर्जर, राइट। ऑप्शन डी बी ओकी, रॉन्ग। तो किसके द्वारा? मोरिस ड्यूवर्जर ने बात की थी। तो किसने बात की थी? तो मोरिस ड्यूवर्जर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। क्वेश्चन 13 पूछा गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट चिंतक आपकी है और सूची सेकंड में विचार दिया गया है। तो चिंतक और विचार का इसमें मैच करना है, तो चिंतक और विचार का मिलान करना है क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 है, चलिए इसमें सबसे पहले इसमें पूछा गया है कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स की जो विचार थे, कार्ल मार्क्स के विचार क्या थे? कार्ल मार्क्स के जो विचार थे वो थे क्रिया के रूप में क्रांति, जिसके जरिए संरचनात्मक असमानताओं को समाप्त किया जा सकता है। इसके बाद है बी चार्ल्स जॉनसन। चार्ल्स जॉनसन के जो चिंतक है इसके विचार क्या थे? इसके विचार थे मूल्य समन्वित सामाजिक व्यवस्था मॉडल। इसके बाद है सी टेडगर। तो टेडगर क्या है? तो टेडगर है समग्र मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। डी है वेरिंगटन मूर। इसके जो विचार थे वो थे कृषक वर्ग तथा संपत्ति स्वामियों के बीच पैतृकवादी संबंध की स्थिति। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है वो बना 3, 4, 2 और 1 इसका सीक्वेंस होगा। तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला। क्वेश्चन नंबर 13 का जो सीक्वेंस हुआ वो हुआ तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला। चलिए अब इसका ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी करेक्ट है। इसका जो सीक्वेंस हुआ ये हुआ 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड को आपको मैच करना है। चलिए इसमें जो सूची फर्स्ट आपको दी गई है, सूची फर्स्ट है सरकार का प्रकार और सूची सेकंड है मुख्य गुण। तो सरकार का जो प्रकार था और जो उसके मुख्य गुण है उसके साथ इसमें आपको मैच करना है। तो सबसे पहले जो होगा इसमें दिया गया सैनिक शासन प्रणाली। सैनिक शासन प्रणाली क्या है? जबरदस्ती पर आधारित, जबरदस्ती पर आधारित। इसके बाद है बी वंशगत शासन। तो वंशगत शासन हो जाएगा आधार पर आधारित। किस पर? आधार पर आधारित। इसके बाद है सी
नकली लोकतंत्र, नकली लोकतंत्र हो जाएगा उदार लोकतंत्र के जैसे सार्वजनिक चुनाव, परंतु सत्ता अल्पतंत्र के हाथों में रहती है। चौथा है डी उदार लोकतंत्र, ये हो जाएगी सरकार की प्रक्रिया में विस्तृत स्वैच्छिक सहभागिता। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है वो बना 2, 1, 3 और 4 इसका सीक्वेंस है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो सीक्वेंस होगा दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा। चलिए अब इसके ऑप्शन मैच करते हैं। ऑप्शन ए है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, रॉन्ग। ऑप्शन बी सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, राइट। ऑप्शन सी 4, 3, 2, 1, रॉन्ग। ऑप्शन डी 3, 1, 4, 2, रॉन्ग। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है 2, 1, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। क्वेश्चन नंबर 15, आधुनिक समाज में समाजीकरण की प्रक्रिया है। तो आधुनिक जो समाज है उसमें जो समाजीकरण की जो प्रक्रिया होगी, जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा। फर्स्ट है विशिष्ट यानी स्पेसिफिक, करेक्ट है। सेकंड सार्वभौम यूनिवर्सलिस्टिक, राइट है। थर्ड है यंत्रीय या सहायक, इंस्ट्रूमेंटल, ये भी करेक्ट है। फोर्थ है आरोपनीय, एस्क्रिप्टिव, ये गलत है। तो पहला, दूसरा और तीसरा सही होगा। स्पेसिफिक, यूनिवर्सलिस्टिक और इंस्ट्रूमेंट, तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है। ये तीनों प्रोसेस आपका करेक्ट होगा। तो इसमें जो नीचे दिए गए जो कूट है उसमें जो सही उत्तर का इसमें चयन करना था। तो पहला, दूसरा, आपका तीसरा सही होगा। राइट आंसर ऑप्शन ए है क्वेश्चन 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से सर्वसत्तात्मक टोटलिटेरियन रूप की सरकार कौन सी नहीं है। तो कौन सी वो नहीं होगी। ऑप्शन ए सैनिक सरकार, रॉन्ग। ऑप्शन बी फासिस्ट अधिनायकवादी सरकार, रॉन्ग। ऑप्शन सी साम्यवादी सरकार, रॉन्ग। ऑप्शन डी संसदीय रूप की सरकार, राइट। तो कौन सी सरकार, जो संसदीय रूप से सरकार, इसकी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन डी करेक्ट है, संसदीय रूप की सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित लेखकों में से किसने अभिजात वर्ग को दो मोटे प्रकारों में वर्गीकृत किया। पहला, संगठित और निर्देशित करने वाले अभिजात वर्ग। दूसरा, अनौपचारिक रूप से संगठित तथा विस्तृत अभिजात वर्ग। तो इसमें कौन कौन सा था। पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए विल्फ्रेडो पेरिटो, रॉन्ग। ऑप्शन बी रॉबर्ट मिचेल, रॉन्ग। ऑप्शन सी गाएटेनो मोस्का, रॉन्ग। ऑप्शन डी कार्ल मैनहीम, राइट। राइट आंसर ऑप्शन डी है कार्ल मैनहीम। क्वेश्चन 17 का ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 18 का, प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था के अंतर्गत पार्टियों को दो मुख्य वर्गों। तो दो मुख्य वर्ग क्या क्या थे। पहला, टर्नओवर एवं हेजिमोनिक। दूसरा है वैचारिक तथा व्यवहारिक में निम्नलिखित में से किसने वर्गीकृत किया या क्लासिफाइड किया था। ऑप्शन ए माइरोन बीनर तथा लापालोमारा, राइट। ऑप्शन बी जी ए आलमंड एवं वर्बा, रॉन्ग। ऑप्शन सी नील ए मैकडोनाल्ड, रॉन्ग। ऑप्शन डी पीटर एच मर्कल, रॉन्ग। राइट आंसर ऑप्शन ए है माइरोन बीनर तथा लापा लोम्बारा। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। क्वेश्चन 19 है, परिशासिता डिपेंडेंसी की अवधारणा सन 1960 के दशक में कहाँ उद्विग्न हुई थी। तो कहाँ पर उद्विग्न हुई थी। ऑप्शन ए यूरोप, रॉन्ग। ऑप्शन बी अफ्रीका, रॉन्ग। ऑप्शन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी है एशिया, रॉन्ग। ऑप्शन डी लैटिन अमेरिका, राइट। तो कहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा लैटिन अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन डी लैटिन अमेरिका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। सूची फर्स्ट को इसमें दिया गया सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। सूची फर्स्ट इसमें पुस्तकें हैं और सूची सेकंड लेखक है। तो पुस्तकें और लेखक को क्या करना है, मैच आपको करना है। चलिए सबसे पहले आपको दिया गया अप्रोच, ए क्या है, अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, ये हो जाएगा जो लेखक होगा आर यंग की। डी है बी है डायनेमिक्स ऑफ मार्ड
डायनामिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, ये हो जाएगा C.E. ब्लिक। सी है इन्फ्लुएंसिंग वोटर्स, R. रोज, और डी है स्टडीज इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट, J.S. कोलमैन। तो इसका सीक्वेंस बना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इसका सीक्वेंस बनेगा। चलिए अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, राइट। ऑप्शन बी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, रॉन्ग। ऑप्शन सी 4 3 2 1, रॉन्ग। ऑप्शन डी 3 4 2 1, रॉन्ग। राइट आंसर ऑप्शन ए है 1 2 3 4। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। नीचे दिए दो कथन है दिए गए हैं आपको, एक को अभिकथन है और दूसरे को कारणार का नाम दिया गया है। आगे दिए कूटों में से सही उत्तर का आपको चयन करना होगा। चलिए इसमें सबसे पहले जो अभिकथन दिया गया है, अभिकथन है धर्मनिरपेक्षता का अनिवार्य अर्थ यह नहीं है कि लोग धर्म विरोधी बन गए हैं। यह सार्वजनिक क्षेत्र और व्यक्तिक विश्वासों के क्षेत्र दोनों से ही धर्म गायब हो गया है। कारण धर्म मात्र एक नहीं है और अनिवार्य तौर पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण तरीका नहीं है जिस तरीके में लोग अपने को और अपने संबंधों को समझते हैं। तो इसमें क्या है, अभिकथन और कारण दोनों क्या है आपके सत्य दिए गए हैं, दोनों के दोनों सत्य हो गए। और जो आर है वो कारण जो है वो अभिकथन की सही तरह एक्सप्लेनेशन या व्याख्या भी कर पा रहा है। राइट आंसर इसका है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, रॉन्ग। ऑप्शन सी ए सत्य है परंतु आर असत्य है, रॉन्ग। ऑप्शन डी आर सत्य है परंतु ए असत्य है, रॉन्ग। राइट आंसर ऑप्शन ए है क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन है और दूसरे को कारणार का नाम दिया गया है। अभिकथन है सन 1980 का दशक जो भारत की राजनीति में बृहद उथल पुथल का काल था, में बहुत सी नव राजनीतिक पार्टियां प्रकट हुई। कारण आर राष्ट्रीय पार्टियां उपांतीकृत हो गई अथवा बहुत से राज्यों में राजकीय पार्टियों की आश्रित बन गई। इसमें जो कूट है यानी इसमें जो असर्शन दिया गया है, इसमें क्या है आपका जो इसमें अभिकथन और कारण दोनों के दोनों सही बात कह रहे हैं और जो कारण है वो सही तरह एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, व्याख्या भी कर पा रहा है असर्शन की। ऑप्शन ए और आर सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। राइट। ऑप्शन बी ए और आर सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, रॉन्ग। ऑप्शन सी ए सत्य है परंतु आर असत्य है, रॉन्ग। ऑप्शन डी ए आर सत्य है परंतु ए असत्य है, रॉन्ग। राइट आंसर क्या है इसका ऑप्शन ए राइट होगा। ए और आर दोनों के दोनों सत्य है और आर जो है वो ए की सही तरह व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित को उनके कालानुक्रमिक अनुक्रम यानी क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में आपको व्यवस्थित करना है। चलिए इसका कालानुक्रमिक जो देखते हैं, जो इसे व्यवस्थित इसमें करना है। सबसे पहला है नेहरू समिति रिपोर्ट, दूसरा भारत छोड़ो आंदोलन, तीसरा नागरिक अवज्ञा आंदोलन, चौथा पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा। तो इसमें कौन सा यानी क्रोनोलॉजिकल अरेंज आपको करना है, कालानुक्रम जो व्यवस्था है। तो सबसे पहले इसमें क्या होगी, पहले नंबर पर आता है इसमें नेहरू समिति रिपोर्ट, इसके बाद पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा, इसके बाद नागरिक अवज्ञा आंदोलन और इसके बाद भी क्या आएगा, इसके बाद आएगी भारत छोड़ो आंदोलन। या आपका है 1 4 3 और 2 जो होगा इसका सीक्वेंस बनेगा। ऑप्शन ए सेकंड 1 4 और थर्ड, रॉन्ग। ऑप्शन बी थर्ड सेकंड फोर्थ और फर्स्ट, रॉन्ग। ऑप्शन सी फर्स्ट फोर्थ थर्ड और सेकंड, राइट। ऑप्शन डी 4 सेकंड फर्स्ट और थर्ड, रॉन्ग। राइट आंसर ऑप्शन सी है पहला, चौथा, तीसरा और दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 24। सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस वाद में कहा, क्या कहा
कि किस वाद में कहा था कि संशोधन का जो अधिकार है वो संसद का है। तो संशोधन का अधिकार किसका है? संसद का है, पार्लियामेंट का है, और यह अधिकार असीमित था, यानी इसकी कोई लिमिट नहीं थी, टाइम लिमिट नहीं है। ऑप्शन ए शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, राइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी बेला बनर्जी एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, रोंग। ऑप्शन सी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, रोंग। ऑप्शन डी रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, रोंग। राइट आंसर ये किसने कहा था? जो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ ने ये बात बोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल यानी बाईकैमरल लेजिस्लेचर नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो किस में नहीं है? 3 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल सभा होगी, लेकिन जिसमें नहीं है वो कौन सा है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राइट, उत्तर प्रदेश में होती है। ऑप्शन बी बिहार, बिहार में द्विसदनीय विधानमंडल है। ऑप्शन सी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भी है। जिसमें नहीं है वो राज्य है केरल, और केरल ही आपका राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी केरल, जिसमें द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, जम्मू कश्मीर के निम्नलिखित प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का सही कालानुक्रम बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो जम्मू कश्मीर है उसका या तो प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर का आपका क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इसमें लगाना है। ऑप्शन ए शेख अब्दुल्ला, बख्शी गुलाम मोहम्मद, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, रोंग। ऑप्शन बी शेख अब्दुल्ला, जीएम सादिक, मीर कासिम, फारूक अब्दुल्ला, रोंग। ऑप्शन सी शेख अब्दुल्ला, जीएम सादिक, शमसुद्दीन मुफ्ती, मोहम्मद सईद, रोंग। ऑप्शन डी शेख अब्दुल्ला, बख्शी गुलाम मोहम्मद, शमसुद्दीन, जीएम सादिक, राइट। तो इसका जो सीक्वेंस है वो आपका है शेख अब्दुल्ला, बख्शी गुलाम मोहम्मद, शमसुद्दीन और जीएम सादिक। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का इसमें आपको चयन करना है। सूची फर्स्ट षड्यंत्र वादा है और सूची सेकंड आपको दिया गया है। तो इसमें देखते हैं वाद, जो षड्यंत्रवाद का इसमें मिलान करना है सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ। तो सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करते हैं। सबसे पहले आपका आएगा नासिक, नासिकवाद सन 1909 से 10 तक, ये हो जाएगा आपका विनायक सावरकर। इसके बाद है बनारसवाद सन 1916, ये हो जाएगा सचिंद्रनाथ सान्याल। सी है काकोरीवाद सन 1924, तो ये हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। और लास्ट है लाहौरवाद सन 1929 से 30 तक, ये हो गया भगत सिंह। तो इसका सीक्वेंस क्या बनता है? 4, 1, 2 और 3 जो है इसका सीक्वेंस बनेगा। चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकंड, रोंग। ऑप्शन बी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, रोंग। ऑप्शन सी फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, राइट। ऑप्शन डी थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, रोंग। राइट आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए पर्याप्त आधार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो जो पर्याप्त जो आधार है वो पूछा गया है कि इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए जब संसद एक सदन विधेयक पारित कर देता है तो दूसरे सदन द्वारा उसे अस्वीकार करना, रोंग। ऑप्शन बी विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों को लेकर दोनों सदन अंततः असहमत है, रोंग। ऑप्शन सी दूसरे सदन द्वारा बिल प्राप्त करने की तिथि से 6 माह से ज़्यादा बीत गए हैं और बिल पारित नहीं हुआ, रोंग। ऑप्शन डी राष्ट्रपति ने बिल पर सहमति देने से इनकार कर दिया है, राइट। तो इसमें पूछा गया है कि 2 सदन होते हैं, 2 सदन यानी इसमें लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन है, तो दोनों की संयुक्त बैठक बुलाने के पर्याप्त आधार यानी कौन सा नहीं है? अगर जो राष्ट्रपति ने बिल पर क्या जो सहमति देने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया या मना कर दिया, तो क्या कर दिया, इनकार कर दिया या मना कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29,
फेडरल इंडिया ए डिज़ाइन फॉर चेंज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए। जो फेडरल इंडिया जो एक बुक है ए डिज़ाइन फॉर चेंज नामक चेंज, ये जो बुक है ये इसके जो ऑथर है, जो लेखक है वो कौन है? तो ऑथर या लेखक इसमें पूछा गया है। ऑप्शन ए बलवीर अरोड़ा, रॉन्ग। ऑप्शन बी के सिवायर, रॉन्ग। ऑप्शन सी रशीदुद्दीन खान, राइट। ऑप्शन डी रोनाल्ड वाट्स, रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी राइट है, रशीदुद्दीन खान। तो इसके जो लेखक थे पुस्तक के, जो ऑथर है वे है रशीदुद्दीन खान। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। सब आल्ट्रन उपाश्रित अध्ययनों के क्षेत्र में पथ प्रदर्शक का योगदान निम्नलिखित में से किसका है? तो किसका इसमें होगा? ऑप्शन ए रामचंद्र गुहा, रॉन्ग। ऑप्शन बी रंजित गुहा, राइट। ऑप्शन सी रजनी कोठारी, रॉन्ग। ऑप्शन डी जेम्स मेनर, रॉन्ग। राइट आंसर ऑप्शन बी है रंजित गुहा। क्वेश्चन 30 का ऑप्शन बी रंजित गुहा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। निम्नलिखित में से किसने इस दावे पर प्रश्न उठाया है कि लोक प्रशासन विज्ञान है? तो जो लोक प्रशासन क्या है? विज्ञान है। तो किसने इस पर यह प्रश्न उठाया था? तो किसने प्रश्न उठाया है? ऑप्शन ए रॉबर्ट डहल, राइट। ऑप्शन बी लूथर गुलिक, रॉन्ग। ऑप्शन सी एल उर्विक, रॉन्ग। ऑप्शन डी फ्रैंक गुडनार्ड, रॉन्ग। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है रॉबर्ट डहल। किसने? रॉबर्ट डहल ने प्रश्न उठाया था। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन 31। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन के संस्थापक जनक F.W. टेलर ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है जिसे इसकी वैज्ञानिक पद्धति समझा जाता है। तो किसकी वैज्ञानिक पद्धति समझा जाता है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए सावधानीपूर्ण अवलोकन, राइट। ऑप्शन बी प्रबंधकीय तकनीकें, राइट। ऑप्शन सी सामान्यीकरण, राइट। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ये भी करेक्ट। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑल ऑफ दीज, राइट। यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तीनों के तीनों आपके सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। लोक प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण का समर्थक निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो समर्थक की बात की गई है कि कौन इसमें नहीं है। ऑप्शन ए साइमन, रॉन्ग। ऑप्शन बी स्मिथवर्ग, रॉन्ग। ऑप्शन सी गुलिक, रॉन्ग। ऑप्शन डी हेनरी फेयोल, राइट। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी हेनरी फेयोल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। क्वेश्चन नंबर 34 है। इसमें पूछा गया है सूची फर्स्ट, मिलान वाला क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड इसमें दी गई है। चलिए इसमें सूची फर्स्ट में क्या है आपका? पहला सूची फर्स्ट में आपका है दिया गया है लाइन एजेंसी। तो लाइन जो एजेंसी है ये क्या होगी? लाइन एजेंसी हो गया लक्ष्य प्राप्ति में सीधे योगदान देते हुए कार्य करना। बी जनरल स्टाफ, तो जनरल जो स्टाफ है ये हो गया व्यक्तिगत प्रशासन का संचालन करना। और विशिष्ट स्टाफ, विशिष्ट जो स्टाफ है विशिष्ट स्टाफ हो जाएगा डेटा संकलन और उसका विश्लेषण। डी है व्यक्तिगत स्टाफ लाइन अधिकारियों के भिन्न परियुक्तों की डायरी रखना। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये बनता है 3, 4, 1 और 2। इसका सीक्वेंस क्या बना? तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा इसका सीक्वेंस बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन ए राइट होगा 3, 4, 1, 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका को दुर्बल बना दिया गया है। क्या बनाया? जो आयोग की जो भूमिका थी, जो रोल थी, उसको दुर्बल बना दिया गया है। ऑप्शन ए राज्य सरकारों द्वारा, रॉन्ग। ऑप्शन बी जोनल परिषद द्वारा, रॉन्ग। ऑप्शन सी योजना आयोग द्वारा, राइट। ऑप्शन डी निर्वाचन आयोग द्वारा, रॉन्ग। तो कैसे दुर्बल बनाया है? योजना आयोग के द्वारा उसे दुर्बल बना दिया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। भारत में लोक सेवा में जॉब या नौकरी के किस वर्ग के लिए पदोन्नति में योग्यता सह प्रवर्तता के सिद्धांत को अपनाया जाता है? तो किस में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 36। ऑप्शन ए वर्ग ए
वर्ग फर्स्ट रोंग, ऑप्शन बी वर्ग सेकंड रोंग, ऑप्शन सी वर्ग थर्ड। तो इसमें कौन कौन सा वो वर्ग है, तो वर्ग फर्स्ट और वर्ग सेकंड है, ऑप्शन सी वर्ग थर्ड रोंग, ऑप्शन डी वर्ग फर्स्ट और थर्ड, वर्ग फर्स्ट यानी सेक्शन जो है फर्स्ट और सेकंड, राइट आंसर होगा उसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, कौटिल्य के अनुसार राजा के लिए उत्तम अभिशासन के सिद्धांत या प्रिंसिपल कौन से है, तो प्रिंसिपल की बात कही गई है, कौन कौन से प्रिंसिपल होंगे। चलिए, पहला है व्यक्तित्व का कर्तव्य के साथ विलय, करेक्ट है। सेकंड, आचार संहिता के साथ अनुशासित जीवन व्यतीत करना, करेक्ट। थर्ड है कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना, ये भी करेक्ट है। फोर्थ, बुरे मंत्रियों को लेखकों के साथ प्रतिस्थापित करना, गलत। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का आपको चयन करना है, तो पहले 3 इसमें सही दिए गए हैं प्रिंसिपल या जो सिद्धांत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फर्स्ट सेकंड और फोर्थ रोंग, ऑप्शन बी फर्स्ट सेकंड और थर्ड करेक्ट है, ऑप्शन सी सेकंड थर्ड और फोर्थ रोंग, ऑप्शन डी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ रोंग। राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन बी करेक्ट है, पहला दूसरा और तीसरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, नीचे कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर का नाम दिया गया है। अभिकथन ए, पद स्थिति वर्गीकरण आधुनिक कार्मिक प्रशासन की नींव है। कारण, पद स्थिति वर्गीकरण सिविल सेवाओं में औचित्य स्थापन करने देता है। तो इसमें क्या है, अभिकथन और जो कारण है दोनों के दोनों सही आपके हैं, सत्य आपके होंगे, और जो कारण है वो अभिकथन की सही तरह स्पष्टीकरण भी कर रहा है। ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है, राइट। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, रोंग। ऑप्शन सी, ए सत्य है परंतु आर असत्य है, रोंग। ऑप्शन डी, ए असत्य है परंतु आर सत्य है, रोंग। राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन ए करेक्ट है। ए और आर दोनों के दोनों सत्य हो गए, ट्रू हो गए, और जो आर है वो ए की सही तरह व्याख्या या एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर का नाम दिया गया है। अभिकथन ए में क्या दिया गया, सामान्यवादी तथा स्पष्टीकरण के बीच परवर तथा अवर का संबंध होता है। कारण, लोक नीति को बनाने और क्रियान्वयन में विशिष्ट को सामान्य की सहायता करनी पड़ती है। तो इसमें अभिकथन जो है वो असत्य दिया गया है, लेकिन जो कारण है वो सत्य है, यानी करेक्ट आपका दिया गया है। तो इसमें ए असत्य और आर सत्य है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन डी, ए असत्य है और आर सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर का नाम दिया गया है। अभिकथन ए, लोक प्रशासन में सामान्य तौर पर लाभ का प्रयोजन अनुपस्थित रहता है। कारण है आर, सरकारी गतिविधियां केवल लाभ को अधिकतम करने के लिए नहीं बल्कि समाज के कल्याण को प्रोन्नत करने के लिए होती है। तो इसमें दोनों क्या है, अभिकथन और कारण दोनों के दोनों सत्य है, दोनों क्या है सत्य है, और जो कारण है वो अभिकथन की सही तरह व्याख्या भी कर रहा है। राइट आंसर ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर का नाम दिया गया है। अभिकथन ए है, उत्तर सोवियत काल में आणविक सशस्त्र राज्यों में संभावित रूप से सैनिकों द्वारा चालित या कमजोर नागरिक सरकारें हो सकती है। कारण है, उनके पास नागरिक नियंत्रण का सकारात्मक विरोधी क्रियाविधियों का अभाव होगा। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था, तो इसमें क्या है आपका, इसमें जो ये भी आपका अभिकथन भी सत्य है और जो कारण है कारण भी सत्य होगा, और जो कारण जो है वो अभिकथन की सही तरह स्पष्टीकरण भी दे रहा है। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42,
भारत का हाईटेक नेवल बेस प्रोजेक्ट वर्षा कहाँ स्थित है? तो ये इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। तो भारत का जो हाईटेक नेवल जो बेस प्रोजेक्ट जो वर्षा है वो पूछा गया कि कहाँ पर इस्टेब्लिश्ड है, कहाँ पर वो सिचुएटेड है, इस्टेब्लिश्ड है या स्थित है। ऑप्शन ए रामबिल्ली राइट, ऑप्शन बी एडमलाई रोंग, ऑप्शन सी कोची रोंग, ऑप्शन डी अराकू घाटी रोंग। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए रामबिल्ली राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, एटमस फॉर पीस निःशस्त्रीकरण योजना विश्व के किस नेता ने प्रस्तुत की थी? तो कौन सा वो नेता है, कौन सा वो मिनिस्टर है जिसने ये प्रस्तुत की थी? तो रिप्रेजेंट करने वाले कौन थे? ऑप्शन ए जे नेहरू रोंग, ऑप्शन बी खुच्चीसव रोंग, ऑप्शन सी आइजनहावर राइट, ऑप्शन डी कैनेडी रोंग। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी राइट है, आइजनहोवर। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ आपको सुमेलित करना है और नीचे जो कूट दिया गया उसका सही उत्तर भी आपको देना है। तो सूची फर्स्ट क्या है? चिंतक है, और सूची सेकंड में क्या दिया गया? अवधारणा आपको दी गई है। तो चिंतक का अवधारणा से मैच करना है। तो सबसे पहले दिया गया है विलियम कोहेन, पहले नंबर पर क्या है? विलियम कोहेन। तो विलियम कोहेन क्या हो जाएगा? विलियम कोहेन है सैनिक कार्यकलापों में क्रांति। इसके बाद है बी मार्टिन शो, बी हो जाएगा मार्टिन शो। तो मार्टिन शो हो गया युद्धों का उपहास। फिर आपका सी रेमंड आरो, रेमंड आरो। तो रेमंड जो आरो है, रेमंड आरो का तीसरे नंबर पर है रेमंड आरो, ये हो जाएगा अतिशयोक्तिपरक युद्ध। और लास्ट आपका बचता है डी मेरा काल्डर, मेरा काल्डर हो जाएगा नवीन युद्ध। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है वो बना सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन में सेम सीक्वेंस मिलता है। ऑप्शन ए में सेम सीक्वेंस दिख रहा है। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, अंतरराष्ट्रीय क्रियाविधि के रूप में ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी GEF किसने सर्जित की है? विशेष रूप से विकासशील देशों में पर्यावरण संबंधी परियोजना का निधियन करने के लिए। ऑप्शन ए IMF रोंग, ऑप्शन बी UNDP रोंग, ऑप्शन सी UNEP रोंग, ऑप्शन डी विश्व बैंक राइट। तो राइट आंसर क्या है इसमें? वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, निम्नलिखित संधियों को सही आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में कालानुक्रमिक रूप से आपको व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे पहले क्या दिया गया है? कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। पहला है UN का चार्टर, दूसरा वेस्टफेलिया की संधि, तीसरा यूट्रेक्ट की संधि, चौथा पेरिस की संधि। ये आपको दिया गया तो इसे अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या? सबसे पहले आपका आएगा वेस्टफेलिया की संधि, वेस्टफेलिया की संधि के बाद आएगा यूट्रेक्ट की संधिया, इसके बाद आएगा पेरिस की संधि और पेरिस की संधि के बाद आएगा UN का चार्टर। तो इसका सीक्वेंस बना सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, शासन प्रणाली की व्याख्या करने वाले चार तत्व क्या है? तो शासन प्रणाली की जो व्याख्या या जो क्लैरिफिकेशन या एक्सप्लेनेशन देते हैं उसके चार तत्व पूछे गए हैं। तो चार तत्व कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन ए सिद्धांत, मानक, नियम, निर्णय, कार्यविधियाँ राइट, ऑप्शन बी सिद्धांत, नियम, विनियम, कार्यविधियाँ रोंग, ऑप्शन सी मानक, नियम, विनियम, पूर्वधारण रोंग, ऑप्शन डी सिद्धांत, पूर्वधारण, कार्यविधियाँ, परिपाटियाँ रोंग। राइट आंसर ऑप्शन ए है सिद्धांत, मानक, नियम और निर्णय, कार्यविधियाँ। क्वेश्चन 47 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, महिलाओं के आंदोलन में निम्नलिखित घटनाओं, महत्वपूर्ण घटनाओं को सही आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इन्हें व्यवस्थित जो करना है, सबसे पहले दिया गया है मैक्सिको सिटी UN कॉन्फ्रेंस, सेकंड है कोपेनहेगन UN कॉन्फ्रेंस, थर्ड है बीजिंग और फोर्थ है नैरोबी। तो इन्हें जब अरेंज करते हैं आरोही क्रम में, तो सबसे पहले क्या आएगा? आरोही क्रम में सबसे पहले मैक्सिको सिटी UN कॉन्फ्रेंस आया, देन
कोपेनहेगन यूएन कॉन्फ्रेंस आएगा, इसके बाद आएगा नैरोबी और नैरोबी के बाद आएगा बीजिंग। तो इसका सीक्वेंस बना फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड, इसका सीक्वेंस है क्वेश्चन 48 का। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन 1, 2, 4, 3 ऑप्शन बी में मिलता है। ऑप्शन बी ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। भारत और नेपाल ने संशोधित दोहरा करारोपण परिहार समझौता डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट DTA कब हस्ताक्षरित किया था? तो कब इस पर सिग्नेचर किया था? ऑप्शन ए सन 2011 राइट, ऑप्शन बी सन 2012 रॉन्ग, ऑप्शन सी सन 2010 रॉन्ग, ऑप्शन डी सन 2009 रॉन्ग। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए। कब साइन किए थे? सन 2011 में। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन से देश ASEAN+3 में समाविष्ट किए गए हैं? तो कौन से समाविष्ट किए गए थे? ऑप्शन ए चीन, भारत और जापान रॉन्ग, ऑप्शन बी चीन, दक्षिण कोरिया और रशिया रॉन्ग, ऑप्शन सी चीन, रशिया और जापान रॉन्ग, ऑप्शन डी चीन, जापान और दक्षिण कोरिया राइट। तो राइट आंसर क्या है? कौन कौन से देश थे जो समाविष्ट हुए थे? चीन, जापान और दक्षिण कोरिया हुए थे। राइट आंसर ऑप्शन डी है क्वेश्चन नंबर 50 का। चलिए बच्चों, आपको क्लास कैसी लग रही है? ओल्ड पेपर वाली प्रीवियस ईयर के जो हम क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, एक एक पेपर हमें करना है, डेली आपको एक पेपर मिलने वाला है। अगर आपको सारे पेपर चाहिए, बुक आपके लिए अवेलेबल है, बुक आप परचेज कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जिसमें आपको 11 से लेके 23 तक के सारे पेपर आपको मिल रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस की हम बात कर रहे हैं, 12 से लेकर 23 तक के सारे पेपर आपको मिलेंगे। बुक का प्राइस 100 रुपये रखा गया है, तो 100 रुपये में 12 से 23 तक सारे पेपर आपको करने हैं। इंपॉर्टेंट आपके लिए ओल्ड पेपर होते हैं, जैसे कि आपको पता ही है प्रीवियस ईयर के पेपर कितने ज़्यादा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप अपना जो पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न चेक करने के लिए भी आप ओल्ड पेपर निकाल सकते हो। और ओल्ड पेपर से आपके जो क्वेश्चन है, आपको पता है रिपीट आपके क्वेश्चन होते रहते हैं। तो अगर आप 12 से 23 तक के सारे पेपर निकालोगे, तो जो क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं, कम से कम उनमें तो आप कोई मिस्टेक नहीं कर पाओगे। वो तो आपको क्लियर, वो उसमें कोई भी आपका जो मार्क्स है वो कट ना हो पाए। एक एक मार्क्स के लिए आपको पता ही है पॉइंट यानी इसमें जो इम्पोर्टेंट होता है, एक एक नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई कई बच्चे क्या होते हैं, एक एक नंबर से इसमें रह जाते हैं, जिनका नेट JRF क्वालिफाई नहीं हो पाता। चलिए, जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।